Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So again we are in our EPFO रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम पार्ट 1 में दो गवर्नमेंट स्कीम्स को, सोशल सिक्योरिटी को और MCQs को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल वाला जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हिस्ट्री रिलेटेड वो क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको 3 पॉइंट्स दिए थे, स्पेसिफिक गवर्नर जनरल से रिलेटेड एंड पर्सनैलिटी रिलेटेड वो फैक्ट्स थे। तो कई स्टूडेंट्स ने उसका आंसर जो था वो गलत दिया था, बट सबसे सही आंसर जो सबसे पहले अविनाश कुमार ने दिया था। अविनाश, आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है। उसमें जो गलत स्टेटमेंट थी वो ये थी कि वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सबसे पहले सिविल सर्विसेज के जो लॉज थे वो लेके आए थे, बट ऐसा नहीं था। कॉर्नवालिस जो थे वो फर्स्ट ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए कुछ किया था। तो स्टूडेंट्स ने 1 और 3 आंसर दिया हुआ था उसका। क्वेश्चन मैं इसमें पुट नहीं कर पाई क्योंकि ये जो बनती है स्लाइड, ये 50 स्लाइड्स की बनती है और वो कंप्लीट हो गई थी, इस वजह से मैं क्वेश्चन को पुट नहीं कर पाई हूँ। आप एक बार उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। वॉरेन हेस्टिंग ने उसका आंसर जो था कॉर्नवालिस था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज के लिए कुछ किया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अविनाश, ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने एम को अच्छी तरीके से अचीव कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम गवर्नमेंट स्कीम्स में दो कोई डिस्कस करेंगे योजनाओं को। एक है प्रसाद योजना और दूसरा है हमारा आत्मनिर्भर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टफ होगा ये, तो आपके लिए आसानी होगी। तो देखिए, प्रसाद स्कीम जो थी वो 2014-15 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के थ्रू लॉन्च की गई थी। ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए किया गया था, ताकि जितनी भी पिलग्रिमेज साइट्स है, मतलब कि जिनको आप जाते हैं, धार्मिक स्थान जो होते हैं, उन सभी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस को एक प्लान, प्रायोरिटाइज्ड और सस्टेनेबल मैनर में जो है एक कंप्लीट रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस मिल सके जो भी पर्सन घूमने जाए। सस्टेनेबल मैनर का यहाँ क्या मतलब है कि कोई भी नेचर को या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। प्लान कि आप एक प्लान ट्रिप में जा रहे हैं, और प्रायोरिटाइज मतलब कि उन धर्म स्थलों को एक प्रायोरिटी दी जा रही है औरों के कंपेरिजन में। तो इस तरीके का ये प्रसाद स्कीम बनाई गई थी। इसमें क्या करना है, आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है प्रसाद स्कीम की, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब ये लॉन्च हुआ था और क्या इसके फीचर्स है, ये बेसिकली आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद जो है प्रसाद सिटीज़ जो है उनके नाम आपको याद रखने हैं। मैप से जल्दी याद हो सकती है कोई चीज़, इस वजह से मैंने यहाँ पे मैप इंसर्ट किया है। तो हम नॉर्थ से शुरू करेंगे। नॉर्थ में सबसे पहले अमृतसर को लेकर चलेंगे। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। फिर केदारनाथ आ जाता है उत्तराखंड के अंदर। राजस्थान के अंदर आते हैं, नीचे की तरफ पहुंचते हैं तो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो इसमें आती है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉर्दर्न और थोड़ा सा सेंट्रल एरिया कवर हो गया। वहीं पर फिर अगर हम पूरी तरीके से वेस्ट में आते हैं तो गुजरात में जो द्वारका नगरी है वो यहाँ पे कवर होती है। थोड़ा सा ईस्टर्न साइड आते हैं तो यहाँ पे वाराणसी हमें पता है उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर गया जो है, और बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और अगर हम साउथ की तरफ पहुंचने लगते हैं तो उड़ीसा का पुरी जो है जगह वो इसके अंदर आएगा। अमरावती, कांचीपुरम एंड वलंकनी। तो ये सारी जो साइट्स है ये आपको नाम याद रखने, ये प्रसाद सिटीज़ के अंदर है। और भी जो है सिटीज़ रखी गई है, बट मेजरली क्योंकि आपसे डिटेल में इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा तो आपको ये सिटीज़ के नाम तो एटलीस्ट याद रखने ही है। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने गंगोत्री और यमुनोत्री जो उत्तराखंड के अंदर है उसको भी इसमें इंक्लूड किया है। मध्य प्रदेश का अमरकंटक जो हो गया, झारखंड का परसनाथ है, ये सभी जो है प्रसाद स्कीम के अंदर आते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि प्रसाद स्कीम की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, तो पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव जो है वो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो पिलग्रिमेज रिजुविनेशन है मतलब कि जो भी पिलग्रिमेज साइट्स है उनको रिजुविनेट करना, स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड ऑगमेंटेशन ड्राइव के लिए, ताकि सभी हेरिटेज डेस्टिनेशन को डेवलप किया जा सके। टोटल अगर नंबर ऑफ साइट्स यहाँ पे आपसे पूछी जाती है तो 25 स्टेट्स जो है वो अभी चूज किए गए हैं ये डेस्टिनेशंस बनाने के लिए, और टोटल 41 जो है वो डेस्टिनेशंस हैं। ये जो 41 डेस्टिनेशन की लिस्ट है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यही वाली चीज़ें जो है मैंने बस आपको हिंदी में दे रखी है। 2015-14 में शुरू हुई थी कि ये 100% केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है, मतलब कि ये टोटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें कोई भी स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी फंड में। ठीक है। ये बेसिकली धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए देश भर में तीर्थ स्थलों की पहचान और विकास पर केंद्रित है। ये वही वाले फैक्ट्स हो गए। अब ये जो उद्देश्य है ये इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों एक साथ ही कर लेंगे।
तो स्थायी रूप से पर्यटन आकर्षण को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में इसका प्रत्यक्ष और बहुमुखी प्रभाव पड़े। स्थानीय कला संस्कृति, हस्तकला, व्यंजन इत्यादि को बढ़ावा देना। तो अगर किसी भी आप लोकल फूड को, लोकल जो कल्चर है और वहाँ की चीज़ें हैं उनको डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा कि लोकल जो डोमेस्टिक मार्केट्स है उनको भी एनहांसमेंट मिलेगी और हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी। ये इसका बेसिकली फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे धार्मिक स्थलों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करना, मतलब कि एक टूरिस्ट एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करना यहाँ पे, और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट और प्रो पुअर टूरिज्म कॉन्सेप्ट का भी पालन करना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आप एक डेस्टिनेशन का या फिर एक साइट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरा कम्युनिटी बेस्ड। क्योंकि देखिए अगर कोई साइट जो है वो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप की जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें जितनी भी कम्युनिटी रहती है उसको किसी ना किसी तरीके का बिजनेस आउटकम मिलेगा या फिर किसी भी तरीके के जो है उनको इनकम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट होगा और प्रो पुअर होगा क्योंकि वहाँ के लोगों की भी उससे डेवलपमेंट होगी। और ये बेसिकली फीचर है यहाँ पे कि जो पब्लिक कैपिटल है उससे लाभ प्राप्त करना, मतलब कि एक पब्लिक चीज़ है और उससे जो लोकल पॉपुलेशन है उनको हेल्प मिल रही है। आय के स्रोतों में वृद्धि करना, वही इनकम डेवलपमेंट जो हो गई। और समग्र विकास के लिए क्षेत्र में पर्यटन के महत्व के बारे में स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना। ऐसा होता है ना कि जो पर्सन वहाँ पे रह रहा होता है उसको उस चीज़ की इतनी वैल्यू नहीं होती है, तो उनको भी जागरूक करना है कि आपकी इस चीज़ की इतनी वैल्यू है तो आप इसको और ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हिस्ट्री रिलेटेड। इसको अभी डिस्कस करेंगे बट पहले आप इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे है कि वेलेबी कमीशन जो है ब्रिटिश इंडिया के अंदर सेटअप किया गया था, वो किसकी इंक्वायरी के लिए सेटअप किया गया था, ये आपको आंसर करना है। फर्स्ट है यहाँ पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडियन यूनिवर्सिटी, सेकेंड इज एट्रोसिटीज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, सी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी एंड लास्ट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे आंसर करेंगे। ओके डन। तो देखिए वेलेबी कमीशन जो था वो बेसिकली ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू के लिए किया था। इस तरीके से जब आप एमसीक्यू की फॉर्म में करेंगे किसी भी चीज़ को तो आपको जल्दी आसानी से हो जाएगा। एक चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको एमसीक्यूज़ जो है, जो स्टैटिक एमसीक्यूज़ है, अगर हम वीडियो ऐसी कोई प्रिपेयर करते हैं कि जिसमें डेली जो है 10 एमसीक्यूज़ कवर हो, तो आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आए या नहीं आए, तो ये मेरे को आंसर ज़रूर कीजिएगा। अब पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए बेसिकली हमें पता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी, ये भी बुक का नाम आपको याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि उन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया था। ड्रेन थ्योरी क्या थी? उन्होंने ये बताया था कि इंडिया का जो वेल्थ है वो डायरेक्टली इंग्लैंड में जा रहा है, और इंग्लैंड में किस फॉर्म में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पैसे की गड्डियाँ भर के वहाँ पे लेके जा रहे हैं, मतलब वो अपने एम्प्लॉइज़ को जो सैलरीज दे रहे हैं, उनकी जो सेविंग्स होती है, उनकी जो पेंशन्स होती है, और जो ब्रिटिश ट्रूप्स इंडिया के अंदर एम्प्लॉयड है उनकी जो पेमेंट्स की जाती है, और जो ब्रिटिश कंपनीज़ को प्रॉफिट होता है जब हम उनका सामान खरीदते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंडिया की जो वेल्थ होती है वो इंग्लैंड के अंदर चली जाती है। ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखने, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रेन थ्योरी के अंदर ये वाला पॉइंट था या नहीं था, और आपको ये बुक का नाम भी याद रखना है। तो क्या हुआ कि जब ये वाली चीज़ें हुई तो दादा भाई नौरोजी जब फर्स्ट मेंबर बने इसके मैटर के कि हाँ भाई किस तरीके से इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि वो वेलेबी कमीशन को अपॉइंट करे, और दादा भाई नौरोजी जो थे वो इसके फर्स्ट इंडियन मेंबर बने ताकि इस मैटर में पूरी तरीके से इंक्वायरी हो सके। तो वेलेबी कमीशन रिपोर्ट जो थी वो 1900 में आई थी, जिसमें कि बेसिकली ये कहा गया कि कुछ नंबर ऑफ केसेस को दिखाया गया कि हाँ उस केसेस में जो है वो एक्सेसिव और अनजस्ट पेमेंट हुई है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से होते। तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटिशर्स अपनी कमी क्यों दिखाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ केसेस ऐसे थे कि जिसमें एक्सेसिव या अनजस्ट पेमेंट हुई है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आप याद रखेंगे। एक कंप्लेन मुझे आपसे आज करनी है। मैं कल अपने एनालिटिक्स देख रही थी जिसमें कि देखा कि आप वीडियो को देखते हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार आप सिंपल सा लॉजिक समझो ना कि जब चैनल ग्रो नहीं होगा तो हम आपके लिए और बेटर चीज़ें कैसे ला पाएंगे, हमें भी तो वो ग्रोथ चाहिए ना। तो आप प्लीज़, आपका कुछ नहीं जाता, आप बस एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, चैनल ग्रो होगा, हमारे भी जो है रिसोर्सेज बढ़ेंगे और हम आपके लिए बेटर से बेटर वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ और कि मैं संडे को जो है एक जनरल वीडियो डालती हूँ, स्टडी वीडियो नहीं डालती हूँ, तो उससे रिलेटेड सैटरडे इवनिंग
को अगर आपको कोई भी डाउट है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसको आप बिल्कुल क्लियर लिखिए। कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं लेबर रिफॉर्म्स प्लीज़ इस तरीके से, तो आप प्लीज़ अच्छे से उसको कमेंट को लिखिए कि आप पूछना क्या चाहते हैं, करंट अफेयर रिलेटेड पूछिए। तो संडे को आपके सभी डाउट्स जो हैं, जो भी मैं करंट अफेयर की वीडियो बनाने वाली हूँ कि कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन कौन से सोर्सेज से आप किस तरीके से करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं, तो उस वीडियो में मैं उन सभी डाउट्स को कर लूँगी। सैटरडे इवनिंग तक आप सारे कमेंट्स जो हैं वो आप यूट्यूब पे या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पोस्ट कर दीजिए। संडे को मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे कर दूंगी। तो अब हम नेक्स्ट स्कीम के ऊपर आते हैं, दैट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान हमें पता है कि लॉकडाउन के टाइम में शुरू किया गया था हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के थ्रू, जो कि मई 2020 में शुरू हुआ था। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसको इंग्लिश में सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम के नाम से भी कहा जाता है। तो अगर ये वाली स्कीम का नाम आ जाए आत्मनिर्भर ना आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है उसके 5 पिलर्स जो है वो बेसिकली बताए गए हैं। फर्स्ट तो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है कि क्वांटम जंप्स नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस, मतलब ये नहीं है कि छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, हमें एकदम से जो है अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर वन दैट रिप्रेजेंट मॉडर्न इंडिया, तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नॉर्मल रहे, हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए, इस तरीके के बिल्डअप स्ट्रक्चर्स यूज़ करने चाहिए जिससे कि एक मॉडर्न इंडिया का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो सके। सिस्टम जो होगा वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन होगा, मतलब कि आपने देखा होगा कि मैंने 2-3 दिन पहले भी बजट में बताया था कि अब जो है हमारा जो बजट आएगा वो पेपर फॉर्म में नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से जो सिस्टम है उसको टेक्नोलॉजिकल यूज़ किया जा सके उसके अंदर। डेमोग्राफी के अंदर वाइब्रेंट डेमोग्राफी इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमें पता है कि हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, और वहीं पर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो सबसे बड़ी है। तो जो हमारी डेमोग्राफी है उसके अंदर जो स्किल्स है उनको बाहर निकालना, ताकि जो उनकी वाइब्रेशंस है वो बाहर निकल सके और वो बेटर से बेटर इकोनॉमी को ग्रोथ कर सके। डिमांड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिमांड सप्लाई, तो जितनी भी डिमांड होती है उसकी सप्लाई करना, प्रोडक्शन को बिल्डअप करके, ये आत्मनिर्भर भारत के सारे रोड मैप्स है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए हैं वो पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो 20 लाख करोड़ का, मतलब कि जो हमारी जीडीपी है उसका एटलीस्ट 10% का जो पैकेज है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। उसके साथ जो है फोकस किस पे किया जाएगा, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस, मतलब कि जमीन जो है, जो वर्कर्स है, जो लिक्विडिटी है, मतलब जो पैसे का लेन देन होता है इस चीज़ में, और जितनी भी लॉस की इम्प्लीमेंटेशन है उन सभी चीज़ों के ऊपर यहाँ फोकस दिया जाएगा। और जितने भी लेबरर्स हैं, मिडिल क्लास है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, एमएसएमईज और इंडस्ट्रीज़ है, उन सब के ऊपर एक फोकस देके उनकी जितनी भी डिमांड्स है, उनके जितने भी इश्यूज़ है, उन सबको ख़त्म किया जाएगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके। उसके बाद जो है बोल्ड रिफॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पे क्या लिए जाएंगे जो कि अभी हमें ज़रूरत है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर जो है उसकी सप्लाई चेन रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात की गई है। टैक्स सिस्टम को रैशनल करने की बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि टैक्स जो है वो इवेड हो जाए, और अगर जिसने इवेड किया भी है उसको दोबारा चांस दिया जाए कि ठीक है आपको और टाइम पीरियड दिया जाता है, आप अपने टैक्स को भर दीजिए। जो लॉज हो वो सिंपल हो और क्लियर हो, मतलब कि जिसको फुलफिल करने में किसी को दिक्कत ना आए, ना जिसको समझने में किसी को दिक्कत आए। कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए कि मतलब जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज के अंदर आ रहे हैं, जितने भी वर्कर्स काम करने के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल के हो, वो कैपेबल हो पूरी तरीके से अपने काम को करने को, और एक फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो ये सारे बोल्ड रिफॉर्म्स आत्मनिर्भर भारत के अंदर किए जाएंगे। अब यही वाली जो पॉइंट्स है, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड जो है ये मैंने रिटर्न कंटेंट में आपको दी है, ताकि जिसको उस तरीके से समझ नहीं आता वो इधर समझ ले, ठीक है। अब जो बेसिकली यहाँ पे सेल्फ रिलायंट इंडिया का मतलब है, सेल्फ रिलायंट का क्या होता है, मतलब हम अपने ऊपर ही निर्भर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है, मतलब हम दूसरे देशों से जो इंपोर्ट किया करते थे किसी भी चीज़ का, उसको कट डाउन करने की यहाँ पे बात की गई है। और सेफ्टी कंप्लायंस जितने भी होते हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर सेफ्टी कंप्लायंस होते हैं उनको इम्प्रूव करना, ताकि ग्लोबल मार्केट शेयर जो है वो हमारा बढ़ सके, क्योंकि हमारे क्वालिटी गुड्स होंगे। मतलब कि गुड्स ही नहीं कि हम एक नॉर्मल लेवल के बना रहे हैं, हम इतने अच्छे लेवल के बना रहे हैं ताकि ग्लोबल मार्केट में जो है हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस बेसिकली क्या कहा गया
कि जब आत्मनिर्भर भारत लॉन्च हुआ तो ये कहा गया कि भारत तो जो है वो खुद अपनी इकोनॉमी को दोबारा क्लोज कर रहा है, वो तो चाहता ही नहीं ग्लोबलाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो सेल्फ रिलायंस का यहाँ पे मतलब जो है वो कहीं भी एक्सक्लूसिवरी या फिर आइसोलेशनिस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। यहाँ पे बस एक बात है कि हम एक तरीके से एक सहायक हाथ दे रहे हैं वर्ल्ड को कि हम भी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करके वर्ल्ड जो मार्केट है उनको अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। ये एक आइसोलेशनिस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। मिशन का जो फोकस है वो बेसिकली लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, जिसको 2 फेसेस के अंदर किया जाएगा। फेस 1 जो होगा उसमें मेडिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और टॉय सेक्टर्स को बढ़ाया जाएगा। वहीं पे फेस 2 जो है उसके अंदर जेम्स, ज्वेलरी हो गई, फार्मा सेक्टर है और जो स्टील सेक्टर है उनको करेंगे। तो फेस 1 के अंदर क्या है और फेस 2 के अंदर क्या है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए, आत्मनिर्भर 1 जो था वो हमारा हो चुका था मई के टाइम में, आत्मनिर्भर 2 आ गया था। अब हमें अपने एग्जाम के लिए जिसके ऊपर फोकस करना है वो है आत्मनिर्भर 3, जो कि हमारे अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात की गई है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ईपीएफओ रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो जब न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगी तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि कोविड-19 के टाइम में हर किसी को मिले थे, ठीक है। अगर ईपीएफओ रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यू एम्प्लॉयज़ को लेती है या फिर जो है अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं पहले ही, कोविड-19 से पहले या फिर ईपीएफओ ने उससे पहले ले चुकी है, तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब ईपीएफओ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ जितने भी होंगे उनको कोविड-19 में मतलब लिया, जिनको नया लिया और जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है, तो उन सबको जो है गवर्नमेंट से बेनिफिट्स मिलेंगे। वहीं पे एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। मतलब बेसिकली क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं रहा तो वो इकोनॉमी में रिवाइव कैसे करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अगर उनके पास पैसा ही नहीं है। तो इस वजह से इनको एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की गई इनके लिए, ताकि उनको पैसा दिया जा सके। ये पैसा किस किस को दिया जाएगा, जो एमएसएमई के इंडस्ट्रीज चलाते हैं, बिजनेसेस है, मुद्रा बोरोअर्स है और जो इंडिविजुअल्स है जो कि बिजनेस पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो उनको इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और ये जो स्कीम है ये 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड की गई है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आता है न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम आता है, ये एक सपोर्ट स्कीम है हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। और 26 सेक्टर्स जो कि कोविड-19 पेंडेमिक में जो है स्ट्रेस्ड आउट हो गए थे, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन पड़ा था, तो उनके लिए ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंदर बेसिकली जो है वो बैंक्स जो होंगे वो उन स्ट्रेस्ड कंपनीज़ को पैसे लैंड करेंगे जो 26 सेक्टर्स के अंदर आइडेंटिफाई की गई है। और किसके थ्रू की गई है, ये वाली कमेटी का नाम आप अच्छे से रट लीजिए, केवी कमत कमेटी जो है उन्होंने 26 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गई थी, और उनको न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स जो है उनको बात की गई है कि उनके लिए भी कोई स्कीम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो चैंपियन सेक्टर्स है, 10 चैंपियन सेक्टर्स है टोटल, ये याद रखना है, उनके लिए 1.46 लाख करोड़ जो है उसका प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसके बीच में कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। मतलब जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके बीच भी कंपटीशन खत्म ना हो, उनका चलता रहे। और ये कितने टाइम के लिए दिया गया है, ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आता है प्रधानमंत्री, ये सॉरी आवास नहीं है, ये आवास है, मतलब कि आवास रहना हाउसिंग। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन। तो यहाँ पे एक एडिशनल आउटले दिया जाएगा 18,000 करोड़ का बजट एस्टिमेट में पीएम आवास योजना अर्बन के अंदर। यहाँ पे 12 लाख हाउसेज जो है वो बनाने की बात कही गई है, और जिसमें 18 लाख हाउसेज जो है वो कंप्लीट भी हो चुके हैं। हाउसेज के क्रिएशन के साथ जो है टोटल 78 लाख जॉब जो है वो यहाँ पे क्रिएट किए जाएगी, और सीमेंट एंड स्टील की सेल को इंक्रीज किया जाएगा। फिर एक इनकम टैक्स रिलीफ फॉर डेवलपर्स एंड होम बायर्स के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। 2 करोड़ रुपीस तक का जो है लोन यहाँ पे दिया जाएगा मिडिल क्लास को, ताकि वो अपने घर जो है वो खरीद सके। इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट प्लेटफॉर्म बाय NIIF। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 6,000 करोड़ की जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो डेप्ट प्लेटफॉर्म में, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के डेप्ट प्लेटफॉर्म होते हैं जिनका कि कर्जा उनके ऊपर है, तो 6,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। कब तक की जाएगी, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए 2025 तक ये जो इन्वेस्टमेंट है प्रोवाइड की जाएगी। टोटल सपोर्ट की बात करते हैं
तो यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो नॉर्मलाइजेशन में लाने के लिए जो है और एक ग्रोथ रिकवरी स्टेज जो है उसको एक्टिव करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। ये सारा जो मैंने अभी आपको इंग्लिश में समझाया है, ये सारा कंटेंट हिंदी में है, आप इसको देख लीजिए। इसकी जो स्लाइड्स वगैरह है वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। इसको दोबारा एक्सप्लेन करने में आगे ही वीडियो जो है लंबी होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। तो सोशल सिक्योरिटी में कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी इंडिपेंडेंस मिलने तक क्या क्या जो है कॉलोनियल पीरियड में हुआ था। अब हम देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर क्या हुआ था, ठीक है। तो जो अनदर फेज सोशल सिक्योरिटी का शुरू हुआ था वो तब हुआ था जब इंडिया जो है वो रिपब्लिक हो गई थी, मतलब कि उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था 26 जनवरी 1950 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए प्रोविजंस बनाए जा रहे थे। कंटेंट्स जितने भी यहाँ पे आए थे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड थे। बेसिकली क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे मिली, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू मिली। फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या वर्कर्स को मिला, ये मतलब एक ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए था, बट वर्कर्स को भी इससे सोशल सिक्योरिटी मिली थी। तो ये वाले फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिकली आपको याद रखने हैं, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, prohibition of discrimination on ground of religion, caste, sex, place of birth, equality of opportunity in public employment and या abolition of untouchables। तो ये वाले जो फंडामेंटल राइट्स थे ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे, सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे सभी वर्कर्स को, ठीक है। वहीं पे जो है जो कि ट्रैफिकिंग हुआ करती थी ह्यूमन बींग्स की, ये भी एक तरीके से वर्कर्स की हुआ करती थी उस टाइम में, जो सर्वेंट्स बनाए जाया करते थे या फिर जो फोर्स लेबर वाली चीज़ें थी उन सबको प्रोहिबिट कर दिया गया। फैक्ट्रीज में चिल्ड्रन को प्रोहिबिट किया गया। तो ये सारे जो है ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आए, ये भी वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के अंदर थे। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको इनके नाम वहाँ पे बताने हैं, ठीक है। वहीं पे फंडामेंटल राइट्स के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसको भी इंक्लूड किया गया, ताकि जो पीपल है या फिर जो वर्कर्स है उनके लिए एक सोशल ऑर्डर इंश्योर किया जा सके और उनका वेलफेयर जो है वो प्रमोट हो सके। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो सभी वर्कर्स को या जो भी पर्सन है उनको मिल सके। यहाँ पे वर्कर्स की हेल्थ को और स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो ध्यान दिया गया था। ये देखा गया था कि उनके जो चिल्ड्रंस है उनको एक्सप्लॉइटेशन ना फेस करनी पड़े, उन वर्कर्स की स्ट्रेंथ और हेल्थ है वो सेफगार्ड हो सके। वहीं पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने राइट टू वर्क हो गया, एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, पब्लिक असिस्टेंस अगर सर्टेन केसेस में है। सर्टेन केसेस कौन से हो गए यहाँ पे, वही जो कि सोशल सिक्योरिटी में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है। तो यहाँ पे पब्लिक असिस्टेंस उन लोगों को मिले जो इन सारी चीज़ों के थ्रू जा रहे हैं, मतलब गुजर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस की बात की गई, मैटरनिटी रिलीफ को इंक्लूड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, और वहीं पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को दिया गया कि जो वर्कर्स अपने काम के साथ या जो उनके बच्चे होते हैं जो काम के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उनको कंपलसरी एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो ज़रूर मिले ताकि वो आगे अपनी डेवलपमेंट कर सके। वहीं पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उन्होंने ये भी कहा कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के हैं उनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं विद फंडामेंटल राइट, जिसको कि बेवरेज कमेटी रिपोर्ट के अंदर बेसिकली बताया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो फिजिकल, सोशल एंड मोरल इंप्रूवमेंट्स जो है लेबर के वो प्रोवाइड करते हैं। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है 4 ऑप्शंस देके कि विच फीचर गिव्स यू आ फिजिकल, सोशल एंड मोरल इंप्रूवमेंट ऑफ लेबर। तो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें ऑप्शन में टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट 41 है इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल जो है वो एक इफेक्टिव प्रोविजन देखता है कि जो पब्लिक असिस्टेंस है वो सिक्योर हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, और अगर कोई ऐसा केस है जो कि अंडर सर्व्ड है, मतलब कि नहीं इसके अंदर डिस्कस हो रहा है बट ज़रूरत है वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे ये जो पब्लिक असिस्टेंस है ये प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अब हमने क्या बात कर ली कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, फंडामेंटल राइट्स की और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। अब हम 5 ईयर प्लान्स को डिस्कस करते हैं। तो 5 ईयर प्लान्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के बाद बनाए गए थे ताकि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की नीड है उसके ऊपर एम्फेसिस दिया सके। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है और रिकमेंडेशंस क्या क्या थी इन 5 ईयर प्लान्स की फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये याद रखने हैं, ठीक है।
तो जो प्लान था फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स का, वो ये था कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो लोगों को मिल सके और दूसरी सोशल जस्टिस मिल सके। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था प्लान का वो ये था कि कोई भी कम्युनिटी जो है उसका आइडियलिज्म जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन 5 ईयर प्लान से, और वहीं पे इनका सोर्स क्या होना चाहिए। तो 5 ईयर प्लान्स में जितनी भी सोशल सिक्योरिटी की बातें की गई थी उनका सोर्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं कि 5 ईयर प्लान्स में क्या रखे गए थे। यहाँ पे जो 2 प्लान्स थे शुरू के, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, उसमें सिर्फ सिंपल सी सोशल इंश्योरेंस की बात की गई थी कि जो अर्बन वेज अर्नर्स हैं वो उनका एक लिमिटेड नंबर था, उनको एक सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा सके। बट जो थर्ड प्लान आया उसने सोशल इंश्योरेंस के साथ ही सोशल असिस्टेंस को भी करने की बात कही गई, और यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक एक टर्म दिया था थर्ड 5 ईयर प्लान में जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि इट वुड बी डिजायरेबल टू मेक अ मोडेस्ट बिगनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 ग्रुप ऑफ पर्सन, द फिजिकली हैंडीकैप, ओल्ड पर्सन अनेबल टू वर्क एंड व्यूमन एंड चिल्ड्रन। तो थर्ड 5 ईयर में प्लान कहा गया कि ठीक है आप सोशल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अर्बन वेज अर्नर्स को, बट 3 ऐसे ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिनको कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको एक शुरुआत दी जाए, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग दी जाए, और वो कैसे दी जाएगी, सोशल असिस्टेंस के थ्रू दी जाएगी। और ये 3 ग्रुप कौन से थे, एक तो जो फिजिकली हैंडीकैप ग्रुप है, दूसरा वो बूढ़े लोग या फिर वो ओल्ड पर्सन जो कि अब काम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी तरीके का, और जो वीमेन एंड चिल्ड्रन है, उन सबको लिंक करके जो है एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड करना चाहिए, और उसी के साथ जो है असिस्टेंस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे असिस्टेंस जो बात की गई कि उनको प्रोवाइड करनी चाहिए वो किस तरीके से होगी उसका डिस्कशन किया गया, क्योंकि उस टाइम हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बूस्टअप नहीं थी कि गवर्नमेंट जो है वो सारा भार उठा ले। तो यहाँ पे वॉलंटरी नेचर कर दिया गया असिस्टेंस का, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। गवर्नमेंट के थ्रू नहीं था ये, वॉलंटरी, और जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे म्यूनिसिपल बॉडीज़ होगी, पंचायत समितिज़ है, पंचायत है, और भी जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे आएंगे और इन स्पेसिफिक ग्रुप को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये अपनी एक्टिविटीज़ को डेवलप करेंगी ताकि लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्प कर सके और उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ताकि उनको थोड़े टाइम के लिए ही सही एटलीस्ट स्मॉल रिलीफ और असिस्टेंस फंड प्रोवाइड हो सके। वेलफेयर फंड्स जो आया थर्ड 5 ईयर प्लान में, वो बेसिकली उसको नाम दिया गया स्पेशल वेलफेयर फंड। ये फाइनेंसिंग वेलफेयर मेजर्स के थ्रू वर्कर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और ये किसके लिए किया गया था, मतलब कि जो वेलफेयर फंड थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था वो किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए किया गया था, वो कोल और जो मीका माइनिंग इंडस्ट्री थी उसके लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे उनकी नीड्स जो थी वो रियल थी और उनको मीट करना, मतलब उस टाइम उनको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बाद में जो है मैग्नीज माइंस जो थी और आयरन और माइंस थी उनके लिए भी इनको एक्सटेंड कर दिया गया था। फोर्थ 5 ईयर जो प्लान था उसमें सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं किया गया था, तो उसका डिस्कशन यहाँ पे नहीं है। फिर हम आ जाते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान के ऊपर। तो यहाँ पे कहा गया कि स्टे प्रोग्रेस इज बीइंग अचीव इन सोशल सिक्योरिटी मेजर। उन्होंने कहा कि थर्ड ईयर प्लान में, फर्स्ट सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान में जो भी हमने काम करे हमने उसमें जो है अचीवमेंट हासिल की है, प्रोग्रेस थोड़ी थोड़ी हो रही है बट हो रही है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि एक कमेटी बनाई गई और प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग अपॉइंट की गई। किसके थ्रू की गई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू की गई, और इन्होंने 5 ईयर प्रोग्राम को एक फेस प्रोग्राम बना दिया गया और एडिशनल कैटेगरीज भी यहाँ पे ऐड की गई। एडिशनल कैटेगरीज क्या थी, अभी तक क्या था, माइंस को डिस्कस किया गया था, माइंस को इंश्योर किया गया था, असिस्ट किया गया था। अब उस सारी कैटेगरी के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब छोटी छोटी एस्टेब्लिशमेंट थी जैसे कि स्मॉल फैक्ट्रीज हो गई, शॉप्स हो गई, उसी के साथ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, माइंस है, और जो अदर एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी इंक्लूड कर दिया गया ताकि जो सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स है उनको एक इंटीग्रेटिंग वे में सबको प्रोवाइड किया जा सके। 5th ईयर प्लान में इतना हुआ था। फिर 6th 5 ईयर प्लान पे आते हैं। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के अंदर एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखी गई थी इंडिया के अंदर। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड स्कीम को लाया गया जो कि धीरे धीरे स्मॉलर एस्टेब्लिशमेंट में फैलाई गई, एक्सटेंड की गई, और रूरल एरियाज़ के अंदर भी एक्सटेंड की गई। एफर्ट्स जो है वो बनाए गए कि फाइनेंशियल और जो फिजिकल रिसोर्सेज में लिमिटेशंस आती है उनको रिमूव किया जा सके स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, और न्यू एरियाज जो हैं
मतलब कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया या फिर जो इंडस्ट्रीज जो कि कवर नहीं हुई थी उन न्यू एरियाज़ में भी जाके उनको भी कवर किया जा सके। यहाँ पे प्लानर्स ने कहा कि वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो मेडिकल केयर के साथ एसोसिएट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से जो हेल्थ इशू है वो भी एक सोशल सिक्योरिटी का ही इशू है। वर्कर्स को अगर हो रहा है तो 6th 5 ईयर प्लान जो था उसमें कहा गया कि जो भी आप सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स को लेके आते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, उसको आप मेडिकल केयर और जो इनकम सिक्योरिटी है जो कि सिकनेस और डिसेबिलिटी के टाइम होती है, उन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो रिजल्ट्स जो है वो और ज़्यादा बेटर होंगे। फिर 7th 5 ईयर प्लान आया। 7th 5 ईयर प्लान जो था उसका जो मेन फोकस था वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के ऊपर था। ये वाला पॉइंट आप चाहे सोशल सिक्योरिटी के टर्म्स में ना याद करें पर आपको इकोनॉमिक टर्म में याद करना है, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। 1986 में जो है इसको फॉर्मुलेट किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को, और 1992 में इसको रिवाइज किया गया। 1988 में नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था। यहाँ पे जो मेन फीचर था यूनियन गवर्नमेंट की पॉलिसी का वो ये था कि फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और फ्री एजुकेशन का क्या मतलब कि कोई भी फीस जो है वो एलिमेंट्री स्कूल्स में नहीं दी जाएगी, मतलब हायर लेवल पे दी जाएगी बट एलिमेंट्री स्कूल्स में नहीं दी जाएगी। 17 सब्सिडीज जो थी वो स्कूल फीडिंग प्रोग्राम में शुरू की गई। सेंट्रली स्पॉन्सर्स प्रोग्राम्स जो थे वो शुरू किए गए। यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट जो है ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो 7th 5 ईयर प्लान था उसके अंदर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 18 को लॉन्च किया गया था, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से था। इसका बेसिकली जो फीचर था, मेन फीचर था कि एलिमेंट्री एजुकेशन से के कंसर्न में था। वहीं पे हेल्थ के कंसर्न में नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ जो था वो 1983 में अनाउंस किया गया, ताकि सभी के लिए जो हेल्थ है उसको अचीव किया जा सके ईयर 2000 तक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि एजुकेशन और जो हेल्थ है वो भी सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट है। 8th 5 ईयर प्लान जो आया उसमें एक कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस जो थी वो सोशल कैपेबिलिटीज़ को दी गई, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अब आ सके। मतलब देखिए अभी तक जो नीड्स थी वो हमने पूरी कर दी। अब ये होता है ना कि जब आदमी जो है वो, मैंने आपको एक सिंपल सी सिचुएशन बताई थी कि कब जब वो बुरी सिचुएशन में होता है पहले हमें उसे कंपनसेशन देके उसको हेल्प करके उससे बाहर लाना होता है, फिर हमें उसकी डेवलपमेंट करनी होती है। तो क्या हुआ कि वर्कर्स जो है उनको एक स्टैंडर्ड लिविंग तो मिल गई, अब उनकी डेवलपमेंट कैसे हो वो 8th 5 ईयर प्लान में आएगा, ठीक है। ये अल्टीमेट गोल था 8th 5 ईयर प्लान का। 9th 5 ईयर प्लान जो है उसमें कहा गया कि एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर बनाई जाए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो करे, ताकि डेवलपमेंट प्रोसेस जो लेबरर्स का है या फिर वर्कर्स का है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी का सेपरेट जो डिपार्टमेंट था वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब बात की गई थी, 9th 5 ईयर प्लान के अंदर की गई थी। ये पॉइंट आपका इंटरव्यू और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट 10th 5 ईयर प्लान के ऊपर। तो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी को एक्सटेंसिवली डील किया गया था। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को डेवलप करने के ऊपर एम्फेसिस दिया गया, पेंशन प्रोग्राम्स के ऊपर किया गया, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो थे उनको भी इंक्लूड किया गया एक फेस्ड मैनर में, ताकि जो प्लान पीरियड है उसमें अच्छी तरीके से काम हो सके, ठीक है। ये जो कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर प्लान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे और जितने भी रिक कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी जो हमने कल डिस्कस की थी, इन सबको मिला के जो है सोशल सिक्योरिटी का प्रोग्राम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पूरा किया गया था। तो आज जो है सोशल सिक्योरिटी का हमने इतना ही डिस्कस किया। कल से हम एक्ट्स को और वेजेस जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स है सोशल सिक्योरिटी के वो शुरू करेंगे। बट अगेन मैं कह रही हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके डाउट्स है संडे की वीडियो के लिए उसको प्लीज़ क्लियरली मेंशन कीजिए, और वो डाउट्स आप करंट अफेयर का ही रखिए, क्योंकि इस संडे में करंट अफेयर्स को कवर कर रही हूँ इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।